दोस्तों वेलकम टू अकाउंटेंट एग्जाम प्रेप। आज की इस वीडियो में आप कंफर्म करके लेके जाने वाले हैं 2 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन कंफर्म आपका आने वाला है। टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप यानी फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, असेट्स एंड लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सब तो हम हर चीज में पढ़ते हैं। तो हाँ गाइस, पार्टनरशिप के भी फाइनल अकाउंट बनता है और कंपनी का भी फाइनल अकाउंट बनता है, लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का। अगला वीडियो होगा पार्टनरशिप का और उससे अगला वीडियो होगा कंपनी अकाउंट्स का। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उससे पहले आपका एक सवाल जो आपके मन में डेफिनेटली आ रहा होगा, सर आप क्वेश्चंस तो करा रहे हो बट हमें एग्जाम डेट का कुछ अता पता नहीं है कि जूनियर अकाउंटेंट में एग्जाम डेट कब होने वाली है। तो गाइस 4 सितंबर से 12 सितंबर का भी किसी ने नहीं सोचा था कि एग्जाम इतनी जल्दी कंडक्ट करवा देगा आईबीपीएस। और क्योंकि स्लॉट्स खाली नहीं है, सारे एग्जाम्स इसी टाइम पे हो रहे हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ऑलमोस्ट सेंट्रल से लेके स्टेट के सारे एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। तो आप सब कंफ्यूज थे कि एग्जाम कब होने वाले हैं। तो 12 सितंबर तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं अपर लेवल पोस्ट के। तो आपने नोटिफिकेशन देख ली होगी, लेकिन अगर एक बार माने तो यही एक इंडिकेशन है कि आईबीपीएस ऑन द वे है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। मैक्सिमम 12 सितंबर के 30 दिन के बाद यानी 30 दिन के अंदर अंदर आपका जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी इनको खत्म करनी है। यही एक इंडिकेशन है। गाइस तैयार रहना, अपनी कुर्सी को पूरा तैयार रखना बैठने के लिए और एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए। अगर अभी भी आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। गाइस बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement is true? Written inward and written outward both appears in trading account. Carriage inward and carriage outward both appears in profit and loss account. Carriage inward and carriage outward both appears in trading account. Neither carriage inward nor carriage outward appears in trading account. Guys, इसका आंसर आप मुझे बताओगे क्या होगा? मेरे को तो बताना है ही, मैं फिर भी एक बार रुक रहा हूँ। इसका आंसर है ए, रिटर्न इनवर्ड आता है क्रेडिट साइड में, रिटर्न आउटवर्ड आता है डेबिट साइड में। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने पहले से टिक कर रखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट ये मैंने एक बार ऐसे ही रीटेक लिया है वीडियो का, इसीलिए पहले से यहाँ पे टिक है। पहला क्वेश्चन होता है ए, इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैंने स्क्रीनशॉट पहले क्लिक कर लिया था दूसरे क्वेश्चन का, इसीलिए ये आपको ऊपर मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर देता हूँ। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश सेल्स गुड्स एट 20% ऑन सेल्स, हिज सेल्स वर 10 लाख, द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज। यानी सेल्स है 10 लाख और उसका प्रॉफिट है, सेल्स गुड्स एट 20% प्रॉफिट है। ये अधूरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आप पूरा कर लेना। 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स है, तो सेल्स दे रखा है और 20% प्रॉफिट है, तो सेल्स को 20% से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, यानी 10 लाख को 20% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 लाख आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 2 लाख ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर है। यहीं पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करना है, आपको जवाब देना है कमेंट में कि अगर मैं यहाँ पे ये सेल्स की जगह कोस्ट कर देता हूं कि 20% प्रॉफिट है कोस्ट पे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन तो था इजी जो अभी अपन ने किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोस्ट कर देता हूं वो क्वेश्चन बन जाता है मॉडरेट लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल का। इजी क्वेश्चन है बट लोग गलती कर देते हैं, इसीलिए इसको मैं मॉडरेट लेवल का बोल रहा हूं। अगर यहाँ पे 20% प्रॉफिट ऑन कोस्ट होता यानी और हमें सेल्स दे रखी होती तो क्या आंसर होता, इसका आप मुझे जवाब देके बताओगे। ऑप्शन में आंसर है या नहीं है ये भी बताओगे और एब्सोल्यूट फिगर्स में आप मुझे आंसर बताओगे। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के आगे। दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ अब कंटिन्यूअसली क्वेश्चन चलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। तीसरा क्वेश्चन है, ग्रॉस प्रॉफिट 6700 है, कैरिज इनवर्ड 250 है, रेंट रिसीव हुआ है 575 का, अदर एक्सपेंसेस है 3600 रुपए के। तो नेट प्रॉफिट पूछा है इन्होंने, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जब हम बनाते हैं तो पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पे पीएनएल में, तो पीएनएल से हमारा निकलता है नेट प्रॉफिट। तो जब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो हम पीएनएल बनाते वक्त यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। फिर हमें रेंट रिसीव हुआ है, कैरिज इनवर्ड हमारा इसमें नहीं आएगा, कैरिज इनवर्ड हमारा इसमें नहीं आएगा। रेंट रिसीव हुआ है हमारा 575 का हमारा रेंट रिसीव हुआ है, तो ये आ जाएगा इस साइड में। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के जस्ट नीचे। उसके बाद हमारा अदर एक्सपेंसेस हुए हैं, तो ये अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे 3600 के इस साइड में। तो अब इन दोनों को जोड़ लोगे और इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूं, 3675 आपका मिलना चाहिए। जब 6700 और 575 में ऐड करोगे तो आपका टोटल आएगा 7275। अब 7275 में से 3600 रुपए माइनस करोगे, यानी 3600 अदर एक्सपेंसेस माइनस करोगे, तो यह आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। होपफुली आपकी कैलकुलेशन ठीक रही होगी, वीडियो पोस्ट करके आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था, इसको टफ नहीं मान सकते क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
राम हैज बीन रनिंग ए बिजनेस, साथ के साथ क्वेश्चन पढ़ते रहना और समझते रहना। राम हैज बीन रनिंग ए बिजनेस फ्रॉम द ईयर 2002 से ये बिजनेस को रन कर रहा है। 1650 रेंट पे किया उसने फरवरी 2012 तक, ठीक है, फरवरी 2012 तक 1650 रुपए रेंट पे किया। टोटल रेंट टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2011-12। तो 2011-12 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2011 से लेके, देखो ध्यान से समझना, तो 31 मार्च 2012 तक, ठीक है। लेकिन हमें ये रेंट कितना दे रखा है? ये रेंट दे रखा है सिर्फ और सिर्फ फरवरी तक, यानी 1 महीने का हमें रेंट नहीं दे रखा है यहाँ पे, 1 महीने का यानी मार्च मंथ का रेंट नहीं दे रखा हमें। तो ये जो 1650 जो रेंट है ये कितने महीने का है? ये महीने का है 11 महीने का। तो 1650 को 11 से डिवाइड करोगे तो 1 महीने का रेंट निकल के आएगा 150, यानी जो मार्च मंथ का रेंट है वो हो जाएगा 150 रुपए। 1650 रुपए 11 महीने का और 1 महीने का जो रेंट है वो है 150 रुपए। तो कुल मिला के रेंट जो डेबिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो कितना हो जाएगा? 1650 प्लस 150, तो कितना आ जाएगा? 1800 रुपए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। होपफुली आपकी भी कैलकुलेशन ठीक रही होगी मेरे साथ। वीडियो पोस्ट करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे इजीली, इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। अगला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स पेड बाय द सोल प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट इज डेबिटेड टू। इनकम टैक्स पे किया है इन्होंने बिजनेस बैंक अकाउंट से, तो इसमें डेबिट क्या होगा? एंट्री करोगे तो आपको क्या डेबिट मिलेगा? तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट मिलेगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट मिलेगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हम डेबिट करेंगे अकाउंट, क्योंकि हमारे पास पैसा गया है तो हम क्रेडिट में तो बैंक अकाउंट करेंगे या बिजनेस बैंक अकाउंट, जो भी इन्होंने अकाउंट क्रिएट कर रखा होगा वो हम क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट वाला जो अकाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इनकम टैक्स अकाउंट। ए इसका करेक्ट आंसर है गाइस, ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेटर्स एज अपियरिंग, क्वेश्चंस करने में मजे आ रहे होंगे आपको डेफिनेटली, क्योंकि क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। डेटर्स एज अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर 25,000 डेटर्स अपियर कर रखे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना बना रखा है? 5% और 2% का बना रखा है इन्होंने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। 2% ऑफ द अमाउंट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर डिस्काउंट। तो पहले हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का माइनस करेंगे, 25,000 में से हम 5% माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का। 25,000 का 5% कितना हो जाता है गाइस? 1250 रुपए। पहले 1250 माइनस करेंगे तो इसमें जो बचता है वो आ जाएगा 23,750। फिर उसके बाद हम 2% माइनस करेंगे इसका, 23,750 का 2% होता है 475 होता है। तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, जो बाकी बची अमाउंट है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बाकी बची हुई अमाउंट आ जाएगी 23,275। 23,275 ऑप्शन में दिख रहा है कि आपको? नहीं है, ये नहीं है, ये रहा 23,275, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ध्यान से रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि कमीशन चार्ज करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज 1320 रुपए नेट प्रॉफिट है, ठीक है। बिफोर कमीशन है 1320 रुपए नेट प्रॉफिट है। द मैनेजर ऑफ द फर्म गेट्स 10% कमीशन। 10% कमीशन कब मिलता है इसको? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी एक बार के लिए हम मानेंगे ये बिफोर चार्जिंग जो सच कमीशन है वो है पूरा कुल मिला के अमाउंट है, ठीक है। और इसको 10% कमीशन जो मिलता है वो है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है इसमें इसका 10% कमीशन भी ऐड होगा, यानी ये कितनी अमाउंट होगी? मान ले एक बार के लिए कमीशन हमारा मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो 100 है, तो विद कमीशन ये कितनी अमाउंट होगी? ये होगी 110। और हमें निकालना कितना है? सिर्फ हमारा कमीशन निकालना है। तो कमीशन कितना था? 10%। तो ये अगर 110 है तो 10 कितना हो जाएगा? तो आप ऐसे करोगे ओवरऑल 1320 बाई 110 इंटू 10 करोगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर है ए, 120 आपका करेक्ट आंसर है। होपफुली आपकी कैलकुलेशन ठीक रही होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इट इज सिनोनिमस विद डिस्काउंट, it is shown by way of deduction in invoice itself, it is calculated on accounts paid or received, it is allowed to engage the prompt payment। गाइस बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपने जगह जगह क्वेश्चन किया होगा ये। इसका फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता। दूसरा आंसर है इट इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन इन इनवॉइस। यस गाइस ये ही करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है। इसको ट्रेड डिस्काउंट को हम हमेशा इनवॉइस में से डिडक्ट करके ही शो करते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ए लाइबिलिटी? लाइबिलिटी में कौन कौन सा आएगा? तो कैश क्या है हमारा? कैश हमारा करंट एसेट्स है। डेटर्स क्या है हमारे? डेटर्स हमारे करंट एसेट्स है। कैपिटल क्या है हमारी? देखते हैं अभी। लैंड क्या है? लैंड हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है।
कैपिटल जो बची है उसको हम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैपिटल को हम मानते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये आ जाती है हमारी लाइबिलिटी कैपिटल, सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ ए पीस ऑफ फर्नीचर लिस्ट प्राइस इज 28,000 इसकी लिस्ट प्राइस है और ये सोल्ड होता है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। अभी हमने पढ़ा था 10% जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो इनवॉइस में से माइनस करते हैं, फिर उसके ऊपर दे रहे हैं 2% कैश डिस्काउंट। तो 28,000 रुपए में से, देखो मैं हर चीज़ के कैलकुलेशन कर रहा हूँ आप ही के लिए, वरना मैं बोल देता कि आप कर लो। कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनको मैं आपको देने वाला हूँ करने के लिए। 10% इसमें से 2800 रुपये हम माइनस कर देंगे। जो 2800 रुपये माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है वो है 25,200 रुपये। तो अब इसके ऊपर हम चार्ज करेंगे 2% कैश डिस्काउंट। इसका जो 2% होगा वो हो जाएगा अप्रॉक्स 504, अप्रॉक्स क्या एब्सोल्यूट फिगर्स में आ रहा है अमाउंट। इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बचती है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हो, फिर भी मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। सी इसका करेक्ट आंसर है 24,696 यानी 24,696 इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज शोन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या शोन होता है? ठीक है, ओनली दोज असेट्स विच आर एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, ओनली दोज लाइबिलिटीज विच आर एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। असेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सप्रेस इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स, ये गलत है। असेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो था वो है डी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट सीक्वेंस, अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से करना, मजा आ जाएगा। जिसको अकाउंटिंग प्रोसेस पता होगा ना वो इसका जवाब दे पाएगा। ठीक है, मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रिपरेशन ऑफ पीरियडिकल फाइनल स्टेटमेंट, ये सब चीज में लागू होता है यार। ये मतलब हर चीज में लागू होता है, ये कंपनीज के लिए भी लागू होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए भी। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो मैं पहले आपको स्टेप बता देता हूं, आपको कमेंट करके जवाब देना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा बनता है जनरल, फिर जनरल से हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में, फिर लेजर के बाद बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस, आपको दिख रहा होगा ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे होती है एडजस्टमेंट्स। ठीक है, एडजस्ट, फिर होती है हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज, फिर हम बनाते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद बनता है ट्रेडिंग पीएनएल। ठीक है, पीएनएल, और उसके बाद बनती है हमारी बैलेंस शीट, और उसके बाद हमारा बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट उसके बाद बनता है, लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, उससे पहले बैलेंस शीट बनती है, उससे पहले ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनता है, उससे पहले एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, उससे पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, उससे पहले हमारी एडजस्टमेंट होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, उससे पहले लेजर बनता है, और पहला स्टेप हो जाता है जनरल का। तो अब मैंने आपको पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस बताया है, इसके बेस पे जज करना पहले क्या बनता है बाद में क्या बनता है। ठीक है, पहले क्या बनता है बाद में क्या बनता है ये बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा। पहले बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो पहले से लेके आखिरी तक बताना है आपको। तो ऑप्शंस आपके 4213, 3412, 2431, 1321। मेरे को ये मत बताना ऑप्शन क्या है कमेंट में, मुझे ये बताना पहले क्या बनता है और लास्ट में क्या बनता है, ये कमेंट करना। ठीक है, आप होपफुली आपको इस जो मैंने प्रोसेस बताया उस अकॉर्डिंग ये तो जज कर पाओगे आप। कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसी चीज का आपका टेस्ट होता है कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे कर पा रहे हो। ठीक है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, इसको मैच करना है जल्दी से, और उसके बाद इसके आंसर्स दे रखेंगे ऑप्शंस, उनमें से हमको जज करके इनको बताना है कि ये सही है या गलत है। अगले इमेज में पूरा क्वेश्चन ही दे रखा है तो हम यहीं से देख लेते हैं। तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स हमारा क्या होता है? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स हमारा क्या होता है? फॉरफिटेड कैपिटल हमारी क्या होती है? तो गाइस डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स हमारा होता है नॉन करंट असेट्स, यानी फर्स्ट का हो गया 2, एक्स का हो गया 2, तो 2 कहां पे है? अब यहां से ही हम 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर लेंगे, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेंगे। देखो 2 है यहाँ पे, ए और सी ऑप्शन में हमारे 2 दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद होता है फॉरफिटेड कैपिटल। फॉरफिटेड कैपिटल होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। फॉरफिटेड कैपिटल क्या होती है? नॉन करंट। तो यहाँ पे फिर से यानी ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि पहले का गलत हो गया था। अब फॉरफिटेड कैपिटल इन्होंने भी 4 और 4 दोनों ने दे रखा है। उसके बाद अब जज कर लेंगे इनकम टैक्स पेएबल। पेएबल लिखा हुआ है पेएबल, तो इसका मतलब ये हो जाती है हमारी लाइबिलिटी, और ये कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। अब इसका एक किसके ऊपर लिखा हुआ है? एक हमारा ए में लिखा हुआ है, इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है यानी इनकम टैक्स पेएबल करंट एसेट्स नहीं होता है, यानी हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा और ए ऑप्शन गलत हो जाए करेक्ट हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और हो सकता है,
आपको पहले जो जो ऑप्शन आता है ना उस क्वेश्चन को आप जज कर लो। लाइक इनकम टैक्स पेएबल आता था आपको कि ये करंट लायबिलिटी होगी, यानी जो जेड है यानी जेड ऑप्शन है इसका तो वन आंसर होगा ही होगा। तो जेड ऑप्शन का वन आंसर में आ जाता है ए और यहाँ पे डी, तो यानी बाकी दो ऑप्शन तो कट चुके हैं, यहाँ पे इसका काट दो। उसके बाद डेटर्स, यानी डेटर्स तो आप जज कर पाते होंगे, करंट असेट्स होता है, तो यहाँ पे 3 और 3 ये भी है, यानी अब ए और डी में से करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे आपको जज करना है, यहाँ पे तो आप क्वेश्चन के नजदीक पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश करना इसमें। अगर आप कुछ भी जज ना कर पाओ और एक आधा जज कर पा रहे होंगे तो भाई कि ये तो आंसर कट जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कंपनी सेल्स, हमने अभी तक कौन सा क्वेश्चन किया है, 13th क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कंपनी सेंड्स कार्स टू डीलर्स ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। सेल्स और रिटर्न बेसिस पे हम गुड्स को देते हैं, तब हम वेट करते हैं ट्रांजैक्शन को बुक करने के लिए, सिर्फ पोस्ट पे हम बुक करते हैं। ऑल सच ट्रांजैक्शंस हाउएवर आर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल्स, ठीक है, एंड आर पास थ्रू सेल्स डे बुक। इन सारे ट्रांजैक्शंस को एक्चुअल सेल्स मान के हम पास करते हैं सेल्स डे बुक के थ्रू। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स, 2 कार्स विच एट कॉस्टेड है, ये कॉस्टेड है, ठीक है, COSTED, costed rupees 55,000 each have been sent on sales or return basis and have been debited to customer account at rupees 75,000 rupees. Cost of goods lying with the customer would be, कस्टमर के पास कितनी कॉस्ट का गुड्स लाई करेगा, ठीक है, तो कस्टमर के पास तो हमारे यहाँ 55,000 रुपए के हिसाब से ही गुड्स लाई करेगा। दो कार हमने बेची थी, तो 2 कार के अकॉर्डिंग उसके पास गुड्स लाई करेगा हमारा 1,10,000, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। उसका अगला क्वेश्चन है हमारा, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल विद कंपनी ड्यूरिंग द करंट ईयर इज 12 लाख। अब ध्यान से सुनना, कॉस्ट कितने के गुड्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, मैं यहाँ पे आराम से करा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए। 12 लाख के हमारे पास गुड्स अवेलेबल है, ठीक है, और हमारी सेल्स कितनी हुई है, सेल्स हुई है हमारी 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपए की हमारे पास सेल्स हुई है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा 1/3, 1/3 का मतलब कितना हो जाता है 33% हो जाता है, 33% हो जाता है। ठीक है, और ये 1/3 किस पे है, कॉस्ट पे है, कॉस्ट पे है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट को 100 मानता हूँ, कॉस्ट को 100 मानता हूं और ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है 33%, 13 का मतलब होता है 33%, तो ये ओवरऑल सेल कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट सेल हो जाएगी। तो सेल कितनी हो जाएगी 133 हमारी सेल होगी, ध्यान से सुना 133.33 हमारी सेल होगी। तो सेल्स कितनी होगी, तो सेल्स हमें दे रखी है 13 लाख है, और हमें पता चल गया कि सेल्स किसके इक्वल है, सेल्स है हमारी 133.33 के इक्वल है, और हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए हम करेंगे 13 लाख डिवाइडेड बाई 133.33 इंटू 100 कर दोगे तो यह आपके आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये जितना भी अमाउंट आएगा वो हो जाता है। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं कि 13 लाख डिवाइडेड बाई, इसको अगर 33 से हम काटेंगे, 33.33 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, अगर आप समझ पा रहे होगे, ज्वाइन कर पा रहे होगे मेरे इस कनेक्शन को, तो आप समझ रहे होंगे। तो 3/4 हो जाएगा, 13 लाख इंटू 3/4 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9,75,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, इतने का सामान हमने बेच दिया है इस साल। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई, 9,75,000 हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। ठीक है, अब हमारे पास कितना अवेलेबल था, कॉस्ट गुड्स कितनी अवेलेबल थी 12 लाख, इसमें से 9,75,000 का हमने सामान बेच दिया है। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछी है हमारे पास, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बच जाएगा 12 लाख में से 9,75,000 माइनस करोगे, यानी 2,25,000 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। 2,25,000 का ऑप्शन है सी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे को पता है थोड़ा सा होचपोच कर दिया है मैंने इस एरिया में, थोड़ा साफ जगह समझाना चाहिए था मुझे, थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहिए था, बट होपफुली आपने इस क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन देख के आप सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, उसके बाद हमें जो हमारे पास अवेलेबल है, कितने कॉस्ट का गुड्स अवेलेबल है, उसमें से हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देनी है, तो फिर जितना बचेगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ सेल। परचेज बुक को हमने ओवरकास्ट कर दिया तो कैसे अफेक्ट करेगा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट को। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए हम करते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मेरी राइटिंग में मत जाना क्योंकि नया नया टैब है और मेरे को प्रैक्टिस नहीं है इसी चीज़ की। तो ऐसे हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलता है। और हमारा जो प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट हमारा निकलता है सेल्स में से
कोस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देते हैं। मैं आज काफ़ी धीरे चल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे काफ़ी समझाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थोड़ा समझाना पड़ेगा। सेल्स में कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे। अब इन्होंने क्या बोला है, ओवरकास्ट कर दिया परचेज बुक को, यानी इस परचेज को इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। परचेज को ओवरऑल ऐसे समझते हैं, परचेज को इंक्रीज कर दिया है, इसका मतलब है कि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो पहली चीज क्या इंक्रीज हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गई। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गई है, सेल्स तो उतनी है लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी इंक्रीज हो गई है परचेज को ओवरकास्ट करने की वजह से, तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज डिक्रीज, नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो इंक्रीज होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इंक्रीज वाइल प्रॉफिट इज डिक्रीज। ये आंसर हमें सेकंड ऑप्शन में ही मिल चुका है। हमने भी कुछ ऐसा ही किया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी इंक्रीज हो जाएगी अगर परचेज इंक्रीज हो रहा है, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट डेफिनेटली डिक्रीज होगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। होपफुली आप ये क्वेश्चन समझे होंगे मेरे साथ में। अगला क्वेश्चन है, इफ आउटस्टैंडिंग वेजेस अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इट विल बी शोन इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, पीएनएल एंड असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, पीएनएल एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी अपीयर्ड है तो वो उसको मानते हैं हम वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो ये अपीयर होगी आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो ये अपीयर होगी लायबिलिटी साइड में। बी इसका करेक्ट आंसर है। बी सिर्फ लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में अपीयर होगी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे हमें इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, इन्वेंट्री को नहीं सॉरी मशीन को हम वैल्यू कर रहे हैं कॉस्ट या एनआरवी। तो इसका जो रूल होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ई लिमिटेड ए डीलर इन सेकंड हैंड मशीनरी हैज फॉलोइंग 5 मशीन्स। उसके बाद 5 मशीन है ए बी सी डी ई ऑफ डिफरेंट मॉडल्स एंड मेक देयर स्टॉक एट द एंड ऑफ, यानी हमें इनडायरेक्टली स्टॉक यानी हमें इन्वेंट्री को ही वैल्यू करना है। इन्वेंट्री कैसे मेजर होती है आपको पता होगा, कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। एनआरवी विच एवर इज लोअर, इस पे वैल्यू करते हैं हम। तो इनमें से जो भी लोअर होगा हम वो जज करते रहेंगे और उनको ऐड करते रहेंगे। सबसे पहले ए में क्या हो जाएगा, ए में क्या है, कॉस्ट और एनआरवी में से कौन सा लोअर है, 90.90। ये जो है ये सारे हजारों में एक बार के लिए मानना। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारे पास 90,000 यानी 0.9, ठीक है। उसके अगले में आ जाएगा 1.15 और 1.55, 1,15,000 या 1,55,000। तो ये आ जाएगा 1,15,000 1.15। फिर अगले में आ जाएगा कॉस्ट है 2,75,000 और एनआरवी है 2,65,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऊपर तो हमारी कॉस्ट लोअर आ रही थी लेकिन इस वाले में सी मशीन में हमारी एनआरवी लोअर आ रही है, तो हम यहाँ पे एनआरवी लेंगे 2.65। इसके बाद हमारी कॉस्ट और एनआरवी डी मशीन में से हमारी कॉस्ट लोअर है तो 1 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी एनआरवी लोअर है ई में तो हम 2 ले लेंगे। इन सब का आप टोटल करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा निकल के 7.7 लाख, ठीक है, 7.7 लाख। अब हम ऑप्शंस देखते हैं एक बार के लिए। 7,62,500, 7,70,000, हाँ जी यही आंसर है। अब फिर आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, ये सारे ऑप्शंस गलत है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। होपफुली आपने ये क्वेश्चन समझा होगा मेरे साथ। मैं आज काफ़ी धीरे चल रहा हूँ, मुझे खुद को लग रहा है मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और आप लोगों में से कई लोग ऐसे होते हैं जो देखते नहीं वीडियो को। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक तो करना बनता है यार। अभी वीडियो पॉज करो और वीडियो को लाइक करो। मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए एक कमेंट जरूर छोड़ना कि कैसा लग रहा है वीडियो। और इस सारी जो मैं वीडियोज़ की जो सीरीज चला रहा हूँ इसको एक बार आप चैनल विजिट करके जरूर देखना अगर नए हो तो। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। मुझे यार क्वेश्चंस यहाँ पे टफ लगते ही नहीं है, जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन टफ आते ही नहीं है। 5 से 6 क्वेश्चन मैक्सिमम टफ आएंगे 60 में से, बाकी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ज्यादा होंगे और इजी क्वेश्चंस होंगे। इससे ज्यादा आपको पेपर का लेवल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 अक्टूबर 2011 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करिए 1 अक्टूबर 2011 फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2012, यानी 1 अक्टूबर को प्रीमियम पे करिए, 30 सितंबर 2012 की ईयर एंड होने वाली 2400 रुपये पे किया है, ठीक है। 30 सितंबर 2012 तक, ध्यान से समझना, ये मैं लिख किस लिए रहा हूँ, ये इसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूँ। 2400 रुपये पूरी साल भर के पे किए हैं, इससे पहले 12 मंथ्स के, ठीक है। अब समझना, ऑन 1 अक्टूबर 2012 फॉर द ईयर एंडिंग, अब 30 सितंबर 2013, समझना 30 सितंबर 2013 की हम यहाँ पे कर देंगे, 1 अक्टूबर 2012 को ही पे कर देंगे, ठीक है। तो कितना पे कर रहे हैं, 3200 रुपये, 3200 रुपये पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है, वो पूछा है इन्होंने कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द 31 दिसंबर 2012 में हमने कितना पे किया है। तो देखो 9 महीने यानी सितंबर तक तो हमने 2400 रुपये के अकॉर्डिंग पे किया था कि 2400 रुपये 12 के अकॉर्डिंग। तो 2400 रुपये 2400 डिवाइडेड 12 इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800 रुपये, तो हमने इस रेट से पे किए हैं, ठीक है। ये
₹2400 वाली रेट से पे किए हैं, यानी ₹1800 9 महीने के आगे, और ₹3200 यानी 30 सितंबर से लेके दिसंबर तक 2012 तक हमारा कितना हो गया, 31 दिसंबर 2000, 3 महीने हो गए। तो 3200 का हम 3 महीने का निकालेंगे, 3200 12 महीने का है तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, आप खुद मेरे को बताओगे ये चीज कितना हो जाएगा, ₹800 हो जाएगा, ₹800। तो 1800 तो हो गया 9 महीने का और 800 हो गया 3 महीने का, तो कुल मिला के हो जाता है 2600 हमें डेबिट करने पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, 2600 हमारे पास आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनकम अर्न विच इज येट टू बी कलेक्टेड रिजल्ट्स इन, इनकम अर्न तो कर ली है हमने, इनकम अर्न तो कर ली है हमने, लेकिन अभी कलेक्ट करना बाकी है उसको। ठीक है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ठीक है, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटी तो बनेगा ही नहीं क्योंकि इनकम हमने अर्न करी है, कलेक्ट नहीं करी है अभी। ठीक है, तो ये कैसा होगा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीज भी नहीं होगी, लाइबिलिटी वर्ड ही काट देना। ठीक है, इंक्रीज इन असेट, हाँ भाई ये यहाँ पे कुछ बात दिख रही है, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी ये कई हद तक सही है, लेकिन एक बार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन कैपिटल, अब यहाँ पे एक्यूरेट आंसर दे दिया है आपको, कैपिटल में इंक्रीज होगा और इंक्रीज इन असेट होगा। ठीक है, इनकम जो हमने अर्न कर ली है वो हमारी कैपिटल में जाएगी, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस में हम जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा, हमारा प्रॉफिट इस साल का इंक्रीज होगा तो वो डायरेक्टली कैपिटल में इफेक्ट करता है, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और एसेट इंक्रीज हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काफी अच्छा है और मैं चाहता तो ये दे सकता था, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप डर जाओगे, इसीलिए देखो, इट इज टू रिसीव, एक्स लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग का बिजनेस है इसका। ठीक है, इसको रिसीव करने हैं ₹7000 और पे करने हैं ₹8000 विनोद को। तो एक बार इस जगह साइड में मैं लिख रहा हूँ रिसीव कितने करने हैं, रिसीव तो कर रहे हैं ₹7000, ठीक है, और पे करने हैं इसको ₹8000। ठीक है, अब इसको अगला ट्रांजेक्शन है, सिमिलरली इट इज टू पे 8000 कितना, 8000 पे टू सुधीर। तो अब यहाँ पे एक और पेमेंट आ गया, 8000 इसको और पे करने हैं। ठीक है, और रिसीव कितने करने हैं, एंड टू रिसीव 9000, यहाँ पे 9000 और रिसीव करने हैं इसको। ठीक है, फ्रॉम सुधीर एक्सेप्ट अबव। अब ये ट्रांजेक्शन तो हमने यहाँ पे जज कर लिए कि इसको रिसीव कितने करने हैं, ओवरऑल ₹16000। ठीक है, और इसको पेमेंट कितना करना है, ₹16000 का। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्ट अबव ऑल द एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट्स के अलावा जो बैलेंस शो कर रहा है, द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड शो डेटर्स का बैलेंस शो कर रहा है 72,000 और क्रेडिटर्स का बैलेंस शो कर रहा है 39,000। तो अब क्या है कि हमें रिसीव कितने करने हैं, 16,000 हमें रिसीव करने हैं। तो डेटर्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे 16,000 से, प्लस 16,000 कर दो यहाँ पे। ठीक है, और क्रेडिटर्स बैलेंस हमें दे रखा है 39,000, तो यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स को भी हमें पे करना है 16,000, तो यहाँ पे हमें क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे 16,000 से। तो 72,000 प्लस 16,000 कितना हो जाता है, 88,000, और 39,000 प्लस 16,000 हो जाता है 55,000। तो 88,000 तो हमारा आ जाएगा डेटर्स का बैलेंस, और हमारा जो क्रेडिटर्स का बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 55,000। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, डेटर्स का बैलेंस दे रखा है 88,000 और क्रेडिटर्स का बैलेंस देखा है 55,000, बी ऑप्शन में। इतना इजी क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन था, डरना मत, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको मॉडरेट भी जज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करिए ₹1000 की और प्रीपेड इंश्योरेंस है ₹300। द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो प्रीपेड इंश्योरेंस इस साल कितना था, पहले से था, ये ₹300 था। ठीक है, तो जो प्रीपेड इंश्योरेंस कहां पे शो हुआ होगा, हमारा असेट साइड में शो हुआ होगा लास्ट ईयर। ठीक है, इस साल क्या हो रहा है कि इस इंश्योरेंस को भी हम यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही पे कर दिया था इस साल का। तो ओवरऑल ₹300 इस साल के थे और हमने इस साल कितने पे किए हैं, ₹1000। तो ओवरऑल जितना इंश्योरेंस प्रीमियम हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो कितना हो जाएगा, ₹1300 का। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The expired cost of deferred revenue expense is known as, एक्सपायर्ड कॉस्ट है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस की, उसको हम क्या शो करेंगे, उसको हम शो करेंगे एक्सपेंस के तौर पे। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रीपेड रेंट अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, प्रीपेड रेंट क्या होता है, असेट में आता है। ठीक है, वो ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो गया, इसका मतलब उसका एडजस्टमेंट हो रखा होगा। तो व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इट विल बी शोन इन असेट साइड, लायबिलिटी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एंड असेट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस एंड लायबिलिटी साइड। एक क्वेश्चन हमने किया था आउटस्टैंडिंग वेजेस का, ठीक है, जो लायबिलिटीज में आता है, और यहाँ पे ये प्रीपेड रेंट है तो जो असेट साइड में आता है। तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, वैसे मैंने ही बता दिया है, लेकिन एक बार आप मुझे बताओगे कमेंट में, कमेंट डाउन करके। अगला क्वेश्चन है, गौरी पेड ₹1000 टुवर्ड्स डेप्ट, ₹1000 उसने पे किए हैं डेप्ट के लिए। कितने रुपए की डेप्ट थी, 1050 के लिए उसने ₹1000 पे किए हैं। कौन सी डेप्ट थी, जो राइट ऑफ कर दी थी, जो हमने बैड डेप्ट मान ली थी, वो हमें रिसीव हुए हैं।
वो हमें रिसीव हुए इन द प्रीवियस ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड इन द फॉर दिस अमाउंट, जो हमने लास्ट ईयर एक बैड डेब्ट्स को हमने राइट ऑफ कर दिया था वो इस साल हमारी रिकवर हो चुकी है। तो इस साल कितना रिकवर है, 1000 रुपए। तो हम किससे क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट को, तो सब जो रिकवर होता है, जो पैसा आता है उसको हम बैंक या कैश से तो डेबिट करते हैं, ठीक है, और क्रेडिट किससे करेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट से। आप सब वाकिफ होंगे इस अकाउंट से कि ये अकाउंट क्रिएट किया जाता है जब हमारा बैड डेब्ट्स को हम रिकवर करते हैं तब। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। While finalizing current year's profit, the company realized that there was an error in the valuation of closing। देखो क्वेश्चन सारे इंटरेस्टिंग है, इसलिए मेरी इच्छा नहीं हो रही मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूं, क्योंकि कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है। इसको मैं मॉडरेट मानूंगा क्वेश्चन को, क्योंकि लोग गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। फाइनल अकाउंट फाइल फाइनलाइजिंग करंट ईयर्स प्रॉफिट, ध्यान से सुनना। करंट ईयर का प्रॉफिट फाइनलाइज करते वक्त कंपनी को रियलाइज हुआ कि एक एरर था कि उन्होंने जो क्लोजिंग स्टॉक है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, वो उन्होंने ओवर वैल्यू कर रखा था, ठीक है। उन्होंने कितने से ओवर वैल्यू कर रखा था, वैल्यूड मोर बाय 50,000 से उन्होंने प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर रखा था। तो जब लास्ट ईयर का हमारा जो बना होगा ग्रोस ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें अगर हमने इसको ओवर वैल्यू कर रखा था क्लोजिंग स्टॉक को 50,000 से, तो वहां पे जो प्रॉफिट होगा वो 50,000 से इंक्रीज शो हुआ होगा। लेकिन इस साल का जो लास्ट ईयर का जो होगा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो जब ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होगा तो इस साल हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ होगा। लास्ट ईयर तो हमारा प्रॉफिट ओवर वैल्यू शो हुआ होगा 50,000 से, यानी इंक्रीज शो हुआ होगा। और इस साल अगर ये क्लोजिंग स्टॉक जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, तो जो ओवर वैल्यूड है अमाउंट, उससे इस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट ईयर का तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा 50,000 से, और इस साल का अंडर स्टेट हो जाएगा प्रॉफिट। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट वॉज ओवर स्टेटेड, सही बात है, लेकिन करंट ईयर प्रॉफिट इज ऑल्सो ओवर स्टेटेड, ये गलत है। ये वाली चीज यहाँ पे गलत लिख दी। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट वॉज अंडरस्टेटेड, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि ओवर स्टेटेड था। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट वॉज अंडरस्टेटेड, ये भी गलत है। अब हमारे पास डी ऑप्शन है, ये होपफुली करेक्ट होना चाहिए। प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था वो ओवर स्टेट था, हाँ मैंने भी यही बोला था कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ओवर वैल्यूड होगा, ठीक है। और करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो ओपनिंग स्टॉक में आया होगा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो इसका मतलब ये करंट ईयर का प्रॉफिट अंडर स्टेटेड है। डी इसका करेक्ट आंसर है। आपको क्वेश्चन देखते ही मजा आ गया होगा, जब आंसर पकड़ में आया होगा कि सही में क्वेश्चन तो ये है, मजा आ गया होगा। कैपिटल है हमारी 70,000, लाइबिलिटी है हमारी 40,000, तो असेट्स पूछा है इन्होंने, दोनों को ऐड कर दोगे तब जाके टोटल असेट्स क्रिएट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,10,000। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ गए तो ओपनिंग स्टॉक है 10,000, ठीक है, परचेज है हमारा 20,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे 10,000, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालेंगे, COGS, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कंसीडर नहीं करते हैं। फिर से बता देता हूँ, तीनों को ऐड कर दो, ऊपर वालों को, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस को, तो COGS हमारा निकल के आ जाएगा। तो 10,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, तो ये हो गया 40,000। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली आपने जज कर पा लिया होगा इसका आंसर। P&L अकाउंट बिफोर कमीशन, देखो एक क्वेश्चन आया था जिसमें आफ्टर चार्जिंग कमीशन दे रखा था हमें प्रॉफिट, यहाँ पे बिफोर चार्जिंग है, सब कुछ क्लियरली मेंशन कर रखा है। P&L अकाउंट बैलेंस कितना दे रखा है बिफोर चार्जिंग कमीशन, 1320 है, और 1320 हमारा ये है प्रॉफिट, ठीक है, P&L अकाउंट का बैलेंस। और मैनेजर कमीशन कितना देखा है, 10%। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, यहाँ पे अगर बोलता है ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है 10%, तो हम क्या करते, 110 इंटू 10 करते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, तो हम क्या करेंगे, 1320 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 करेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 132। 132 इसका करेक्ट आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एडजस्टेड क्लोजिंग एंट्री अफेक्ट्स ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट या ऑल ऑफ द अबव। जो एडजस्टेड क्लोजिंग एंट्री होती है वो किसको इफेक्ट करती है, वो इफेक्ट करती है बैलेंस शीट को इफेक्ट करती है क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है, बैलेंस शीट को इफेक्ट करती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार में कई जगह मैंने देखा है इस क्वेश्चन को आते हुए बहुत सारे एग्जाम्स में। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये मैं PSUs के एग्जाम का एनालिसिस करके अपने पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम वाले बच्चों को बताता रहता हूँ। बहुत सारे हम PSUs के एग्जाम के क्वेश्चंस हम करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे क्या आया हुआ है सेंटर और स्टेट के एग्जाम्स में। तो ये उन क्वेश्चंस में एक दो बार मुझे दिख रखा है, इसी बेस पे बोल रहा हूँ। और ये जो मैनेजर कमीशन वाला जो क्वेश्चन है ये भी देखने को मिलता है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पर्पस ऑफ मेकिंग ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जज कर पा रहे होंगे। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, टू असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, टू असर्टेन द, तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस तो P&L अकाउंट से मिलता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रीपेड रेंट इज शोन इन, एक सेकंड कहाँ पे है क्वेश्चन, प्रीपेड रेंट कहाँ पे शो होता है। एक क्वेश्चन अभी ऊपर आया था जिसमें प्रीपेड रेंट दे रखा था और उसको पूछा था कहाँ पे शो होगा, तो मैंने आपको बताया भी था प्रीपेड रेंट क्या होता है। तो इसका जवाब आप ही दोगे, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। इसका जवाब 32वें क्वेश्चन का आप जवाब दोगे मुझे कमेंट में, ठीक है। और ABCD ऑप्शन मत लिखना, सीधा आंसर लिखना कि ये क्या है, करंट एसेट्स है, लाइबिलिटी है, या इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट्स है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असेट्स दैट ए कंपनी एक्सपेक्ट्स टू कन्वर्ट टू कैश टू यूज अप टू विद इन 1 ईयर आर कॉल्ड, ठीक है। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। क्या होता है ये जो 1 साल के अंदर अंदर हम कैश में रियलाइज कर लेते हैं। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज के डिफरेंस की, तो आप जज कर लिए होंगे। अब मैंने आंसर बता ही दिया है आपकी, तो ये है इसका करेक्ट आंसर है करंट एसेट्स, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंपनी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंपनी इफ गिवन एडजस्टमेंट, इफ गिवन एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंपनी का, तो ये किस में अपीयर होगा, बैलेंस शीट में अपीयर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में अपीयर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही अपीयर होगा, केवल बैलेंस शीट में अपीयर होगा क्या, केवल ट्रेडिंग अकाउंट में, केवल पीएनएल में, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में भी अपीयर होगा, बैलेंस शीट में भी अपीयर होगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है और इस इन्वेंट्री को हम शो करते हैं बैलेंस शीट में भी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर है। आज का 36वां क्वेश्चन है फाइनेंशियल डेटा ऑफ एंटिटी। अब थकना मत, यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म होने को आने वाले हैं, जस्ट थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, लास्ट तक चलते रहना। ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 6700, कैरीज आउटवर्ड दे रखा है 250, रेंट रिसीव दे रखा है 575 और यहाँ पे अदर एक्सपेंस दे रखा है 3600। ऐसा क्वेश्चन एक हमने किया था, ग्रोस प्रॉफिट से स्टार्ट किया था 6700, उसके बाद हमने एडजस्टमेंट किए थे। अब इसका आंसर भी आप ही जज करके मुझे कमेंट में बताओगे। ऐसा क्वेश्चन ऊपर कर लिया इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका आंसर भी आप बताओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन मैं करवाता। यहाँ पे एक कुछ ना कुछ एक एडजस्टमेंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख के करना है, ठीक है, इसीलिए दे रखी है कुछ चीजें। लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग स्वीट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जिस स्वीट की हमें कुछ अता पता नहीं है, जो हमारे लिए कंटीजेंट है, उस लाइबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कंटिजेंट लाइबिलिटी, ठीक है, कंटिजेंट लाइबिलिटी, सी इसका करेक्ट आंसर है। आज मुझे पैड पे टाइप करते हुए काफी मजा आ रहा है, लेकिन थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है वीडियो बनाने में, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं टाइप करता रहूंगा और फिर धीरे धीरे आदत भी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अपीयर्स, आइटम बोल दिया मैंने, आइटम अपीयर्स इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ए बिजनेस। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा आइटम अपीयर होगा, वेजेस एंड सैलरीज, डेप्रिसिएशन एंड फर्नीचर, फ्रेट आउटवर्ड, सैलरीज। गाइस अगर मैं है ना एक वर्ड और यूज कर दूं, सैलरीज एंड वेजेस, ध्यान से सुनना, एक और ऑप्शन दे दूं, यहाँ पे 5 ऑप्शन आएंगे एक बार के लिए, ई ऑप्शन में मैंने ये दे दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर करेक्ट है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज लिखा जाता है, सैलरीज एंड वेजेस लिखा जाता है ना, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। जब वेजेस पहले आ जाता है, और वेजेस किस में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और लेकिन अगर सैलरीज पहले लिख दे आपको वेजेस के साथ में, तो ये आता है पीएनएल अकाउंट में। तो यहाँ पे पूछा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, तो वेजेस एंड सैलरीज आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और सैलरीज एंड वेजेस आता है पीएनएल में। तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा अगर 2 ऑप्शन दे दे आपको एक ही क्वेश्चन में, वेजेस एंड सैलरीज एंड वेजेस, तो आप जो वेजेस पहले लिखा हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। Which of the following statement is correct about trial balance? ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ ऑल एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंट्रीज थोड़ा में ही करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस इन ऑल असेट अकाउंट। सारे असेट अकाउंट की तो करते हैं कई हद तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज अनदर लेजर अकाउंट। हाँ भाई, ये क्या पॉसिबल है? नहीं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंसेस इन लिस्ट ऑफ बैलेंसेस इन द कैश अकाउंट एंड ऑल द लेजर अकाउंट्स। अब इन्होंने सही चीज बोली है, ऑल द लेजर अकाउंट्स वर्ड्स यूज कर दिया ना, इसीलिए ये चीज हमारा सही हो गया, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, ठीक है। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर है। बी भी करेक्ट था, लेकिन बी थोड़ा सा अधूरा था, और इसमें सारी चीज बताइए कि कैश अकाउंट और ऑल द लेजर अकाउंट्स, ठीक है, सारे लेजर अकाउंट्स का हमारा जो सार होता है वो उसमें बैलेंसेस को मैच करते हैं, वो होता है ट्रायल बैलेंस। अगला क्वेश्चन है, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले एक चीज बता देता हूं, अगला जो वीडियो आने वाला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है पार्टनरशिप पे। मानो मत मानो, पिछली बार 2 से 3 क्वेश्चन यानी 6 मार्क्स की पार्टनरशिप पूछी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसीलिए बहुत प्रैक्टिस करके, कंसेप्ट क्लियर करके मेरे साथ अगले वीडियो में जुड़ जाना और चेक करना कि आपको कितना क्वेश्चन आता है। पार्टनरशिप प्रैक्टिकल भी थी और थ्योरी भी है।
लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो था कि मतलब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं, तो रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो जब पार्टनर का एडमिशन होता है उसका आंसर था एडमिशन ऑफ पार्टनर। ऐसा तो थ्योरी क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल भी आया था। लास्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, लास्ट पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना मत। क्वेश्चन 200% है, 200% है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बोलना बनता है ऐसा मेरा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरे एफर्ट्स देखते हुए आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप यहां तक जुड़े हुए हैं तो मैं मानता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बढ़ते हैं 40th क्वेश्चन। जनरली इन बैलेंस शीट फिक्स्ड असेट्स आर शोन एट, फिक्स्ड असेट्स किस पे शोन होते हैं? रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, किस पे शो होते हैं? मैं जैसा कि लास्ट में आते आते एक क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं, मैं आज यही क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं कि 40th क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे। बीच में भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन जो अपने ऊपर कर लिए और रिपीट क्वेश्चंस हो रहे हैं उनके आंसर मैंने आपसे कमेंट में पूछे हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ, in order to prepare the final accounts, all dash accounts are transferred to trading and P&L अकाउंट। कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं? कौन से इतने सारे अकाउंट्स? पर्सनल अकाउंट को करते हैं, नॉमिनल रियल को करते हैं, नॉमिनल को करते हैं, रियल को करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस नॉमिनल। जितने नॉमिनल अकाउंट्स है इन सारे नॉमिनल अकाउंट्स को हम ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में, हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो मुझे पक्का विश्वास है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा किस इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या आप देखना चाहते हो, क्या नहीं देखना चाहते। क्वेश्चंस की स्पीड धीरे करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। और यहां तक वीडियो देखे हो तो तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, स्टे ब्लेस्ड। तैयारी करते रहो, एग्जाम बहुत पास में है, वैकेंसी बहुत पास में है। इस वैकेंसी के लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत है और वैकेंसी गोल्डन है, सीधी सरकारी नौकरी आपकी लगने वाली है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्टनरशिप के क्वेश्चंस के साथ।